मैं आपको इस बारे में बताने से पहले कुछ चर्चा सामान्य करना चाहता हूँ। हमारा जो पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो दूसरा पोर्शन है इसका, अर्थात पहला है आर्थिक प्रशासन और दूसरा है वित्तीय प्रबंध। तो हम सेकेंड ईयर में, बीकॉम सेकेंड ईयर में दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। मूल रूप से व्यावसायिक संगठनों में, कंपनियों में, कॉरपोरेशनों में, पब्लिक सेक्टर्स में, सरकारों में, इवन परिवारों में भी वित्त के प्रबंध की चर्चा सामान्य रूप से हम करते रहते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंस के मैनेजमेंट के न तो परिवार का संचालन होता है, न ही व्यवसाय का संचालन होता है, न ही किसी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का संचालन होता है। तो फाइनेंस का मैनेजमेंट करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे आसपास जितनी भी संस्थाएं संचालित होती हैं उनमें वित्त का एक अलग से विभाग होता है। वित्त को प्रबंधित करने के लिए अलग से एक व्यक्ति कहा जाता है, जिसको सामान्य रूप से फाइनेंशियल मैनेजर कह सकते हो, आप मैनेजर कह सकते हो, वित्त प्रबंधक कह सकते हो। जैसे आपको सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि फाइनेंस का जो काम करने वाला व्यक्ति है वो फाइनेंशियल मैनेजर के रूप से जाना जाता है। जब हम वित्त की बात करते हैं तो सामान्य रूप से या मोटा मोटी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वित्त 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले सार्वजनिक वित्त की बात हम करते हैं, दूसरा निजी वित्त की बात हम करते हैं, तीसरा संस्थागत वित्त की बात करते हैं और चौथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त। सार्वजनिक वित्त के बारे में जब चर्चा करता हूँ तो सामान्य तौर पे मैं बताता हूँ बच्चों को कि सार्वजनिक वित्त का तात्पर्य, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अस्पताल की सेवाएं ले रहे हैं, रेलवे की सेवा ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो राजस्थान सरकार का है उसकी सेवाएं ले रहे हैं, ये सार्वजनिक वित्त है। यानी वो संस्थाएं जो पब्लिक के हित के लिए बनाई गई हैं, जो पब्लिक के हित में कार्य कर रही हैं। जैसे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी कॉलेज की ये संपत्ति है, ये कॉलेज का जो फर्नीचर है, ये कॉलेज का जो दफ्तर है, ये सारा का सारा ये सार्वजनिक वित्त के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय रेल जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है और वो जो उसका वित्त का व्यवस्था करती है, जो वित्त की प्रबंध करती है, वो भारत सरकार के द्वारा अलग से रेल बजट के माध्यम से की जाती है। तो सार्वजनिक वित्त में कहने का तात्पर्य है कि वो समस्त संस्थाएं, वो समस्त उपक्रम, वो समस्त व्यापारिक संस्थान जो सरकार के अधीन आते हैं, जो सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए बनाए गए संस्थान हैं, चाहे उसमें शिक्षण संस्थाएं हों, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो परिवहन की व्यवस्था हो या दूसरे प्रकार के हों। इसके साथ साथ निजी वित्त की बात हम करते हैं। सार्वजनिक के साथ साथ निजी वित्त का मतलब ये है कि व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने उपयोग में जिसको ले सकता है। सीधा उदाहरण तो मैं ये दे सकता हूँ कि जैसे जिस बच्चे की जेब में मुद्रा रखी हुई है, जिस बच्चे की जेब में रुपए रखे हुए हैं, वो उसका उपयोग अपने काम में ले सकता है, निजी वित्त हो गया। इसी प्रकार आपके आसपास और चारों तरफ आपको विभिन्न प्रकार के प्राइवेट व्यवसायी दिखाई देते हैं, व्यवसाय संचालित करते हुए दिख रहे हैं आपको, फैक्ट्रियाँ दिख रही हैं आपको, ये समस्त निजी वित्त है। या आप कोई कार्य कर रहे हैं या आप धन को खर्च कर रहे हैं, वो निजी वित्त के रूप में आता है सारा, अर्थात वो वित्त जिसके ऊपर आपका स्वयं का अधिकार। तो अंतर हो गया ना, सार्वजनिक वित्त में सभी का अधिकार होता है और निजी वित्त में व्यक्ति जिसके पास वो साधन है उसी का अधिकार होता है। ये दूसरा वित्त के बारे में बात है। तीसरा संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल। जो इंस्टीट्यूशनल वित्त की बात हम करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ की बात आती है मूल रूप से, या आप इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हो, या आप जितने भी फाइनेंस का व्यवसाय करने वाले या बिजनेस करने वाले जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो बैंक्स हो और बैंक के समानांतर दूसरी संस्थाएं हों, उनमें जो वित्त का उपयोग किया जाता है, जिसको कैटेगराइजेशन करने के लिए संस्थागत वित्त के बारे में हम बात करते हैं। यानी इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस की पोजीशन है वो उनके अधीन आती है। और अगला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्त, इंटरनेशनल फाइनेंस की बात है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त की जब हम बात करते हैं तो दूसरे राष्ट्रों का जो साधन है उसके बारे में चर्चा आती है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के साथ जो आदान प्रदान किया जाता है, एक राष्ट्र से एफडीआई आती है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो विदेशी वित्त हो गया।
जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमारे पास विदेशी कोष या विदेशी भंडार जो है फाइनेंस का वो कम होता जा रहा है, या विदेशी कोष हमारा घट रहा है, इसलिए इसकी होनी चाहिए, क्योंकि आयात निर्यात करते समय हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो सामान्य रूप से मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो फाइनेंस है उसके 4 प्रकार हैं, जिसको बखूबी मैंने आपको बताने की कोशिश की, जिसमें मूल रूप से जो कैटेगराइजेशन किया गया वो सार्वजनिक और निजी वित्त के रूप पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो हमारा जो पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम फाइनेंस को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में फाइनेंस मैनेजमेंट की बात सर्वोपरि की जाती है। आपकी जेब में धन है, उस धन को आप कहाँ खर्च करते हैं? आप उस धन का उपयोग पुस्तक खरीदने में कर सकते हैं, आप उस धन का उपयोग मनोरंजन के साधन खरीदने में कर सकते हैं, उस धन का उपयोग आप रेस्टोरेंट में बैठ कर के चाय पानी या नाश्ता करने में कर सकते हैं, या दूसरे प्रकार के साधनों में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा कारगर जो उपयोग होगा वो होगा स्टूडेंट्स के लिए अपने अध्ययन की सामग्री को खरीदना। तो फाइनेंस के मैनेजमेंट की जब बात करोगे तो विचार ये आता है कि मेरे पास जो धन है उसका उपयोग मैं कहाँ करूँ, किस कार्य में इसको लगाऊँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। इसलिए मैनेजमेंट का मतलब जो विचार आप दिमाग में लाते हो, धन को खर्च करने के लिए, वो मैनेजमेंट है। साधारण परिवारों में भी देखा गया है, जैसे परिवारों में 1 महीने का जो खर्च है उसके बारे में विचार चलता है कि दूध के पैसे देने हैं, बिजली के पैसे देने हैं, मकान का किराया देना है, अखबार और पत्र पत्रिकाओं का खर्चा करना है, बच्चों की फ़ीस के बारे में विचार करना है, कपड़ों पे खर्च करने की बात आती है, और खाद्य सामग्री खरीदने का है, और पेट्रोल का खर्चा है। इन सब खर्चों का विवरण करके हम एक हल्का सा, एक सामान्य सा मैनेजमेंट करते हैं। और उस मैनेजमेंट में मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार की जो गृहिणियाँ हैं वो बहुत ही पारंगत हैं। उन्होंने कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, उसके बावजूद भी उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना आता है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से वित्त का प्रबंध कर लेती हैं। दूध का पैसा देना है उसके बारे में भी विचार हो जाता है, कपड़े किसको कब बना के देने ये भी वो विचार कर लेती हैं, किस प्रकार की खाद्य सामग्री एकत्रित की जाएगी ये भी वो विचार करते हैं, या किस किस मद पे कितना कितना खर्च करना है। ये उन्होंने कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी तरह से अपने विभिन्न मदों को व्यवस्थित तरीके से और उस घर का संचालन करती हैं। तो मित्रों, ये देख सकते हो आप, विद्यार्थियों, ये जान सकते हो कि घर में जो गृहिणी है, आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी दादी है, जो भी हैं, उन सब से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना भी धन है उस धन में नियोजन और नियंत्रण के साथ अधिकतम उपयोग की जो कार्य किए जाएंगे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अर्थात वित्त में अगर नियंत्रण और नियोजन की बात पूरी की जाएगी तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे। तो सामान्य रूप से हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, और उस योजना में ये देखते हैं कि कौन कौन से मद पे किस किस प्रकार का धन कितना कितना खर्च किया जाना चाहिए और उस धन का अधिकतम उपयोग कहाँ हो सकता है। जैसे सामान्य तौर पे कई बार आप चर्चा करते हो एक दूसरे के साथ मिल करके कि यार ये मैंने पुस्तक खरीदी है, दूसरा आपको दूसरी लेखक की पुस्तक दिखाता तो वो कहता है यार ये ज़्यादा उचित है। तो आप भी सोचते हो कि इसके जो कंटेंट्स हैं मेरी वाली के कंटेंट्स में अंतर है, तो उसने फाइनेंस का मैनेजमेंट किया। आपको ये लगा कि अपन भी ये पुस्तक खरीदते तो ज़्यादा अच्छा होता है। या इसी प्रकार से नोटबुक की बात आती है, या इसी प्रकार से पेन और पेंसिल की बात आती है, इसी प्रकार से कपड़े की बात आती है। तो कहने का मतलब ये कि वित्त के जितने भी कार्य हैं उनको वित्त में लगाना और उनके माध्यम से आप इस तरह की व्यवस्था करना कि आप वित्त को नियंत्रित ढंग से काम में लें ताकि उसका उपयोग अधिकतम हो आपके लिए। अर्थात कहने का मतलब ये कि वो साधन जो आपको खर्च करने के लिए मिले हैं उनका उपयोग अधिकतम उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसके साथ साथ नियोजन भी बढ़ा जाता है, यानी प्लान कैसे करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नियंत्रण भी बढ़ा जाता है, यानी कंट्रोल कैसे करें। अब जैसे साइकिल है उसको हम चलाते हैं और उसको रोकने की आवश्यकता तो पड़ती है, तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचें कि साइकिल के ब्रेक नहीं हो तो क्या स्थिति होगी।
ब्रेक नहीं हो तो रुकेगी नहीं। तो अगर मान लीजिए फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं हो तो जैसा मैंने पूर्व में उदाहरण दिया आपको कि आपका मन रेस्टोरेंट में जाने का हो सकता है, पिक्चर जाने का हो सकता है, परंतु घर वालों ने जो पुस्तक खरीदने के लिए, नोटबुक खरीदने के लिए, पेंसिल खरीदने के लिए आपको जो पैसा दिया था उसको उपयोग आप दुरुपयोग में ले जा सकते हो। अर्थात कहने का मतलब हुआ, आप समझ गए होंगे, नियंत्रण भी आवश्यक है, कंट्रोल भी आवश्यक है। फिर आप प्लान करते हो, जो बच्चे जैसे हम घर से दूर जा कर के अध्ययन करने के लिए बाहर जाते थे तो मकान की आवश्यकता होती थी, रहने के स्थान की आवश्यकता होती थी, खाने पीने की सामग्री जुटाते थे, तो घर वालों को ये कहते कि इस महीने का जो हमारा बजट है या हमारा खर्चा है वो इतना होगा। तो 200 रुपये 300 रुपये जो हमें मिलते थे उस पूरे माह में हमें उसको इस ढंग से खर्च करना पड़ता था ताकि हमारा बजट सही और व्यवस्थित तरीके से बने। तो आज इंट्रोडक्टरी बात के लिए मैं आपको बता दूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी ईएफएम का बीकॉम पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर होगा, जो न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरेटिकल भी होगा। लेकिन आपके लिए विशेष बात ये है कि आप जब तक थ्योरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। बच्चों की इच्छा ज़्यादा न्यूमेरिकल की तरफ रहती है, परंतु न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यक है कि आप थ्योरेटिकल बातों को भी अच्छे से अध्ययन करें। आज की बात इतनी, धन्यवाद।